Hello, Chams. How are you? Hope all of you are fine and fit at your home and working very hard for your exams, which is actually required at this moment. Right, Chams? So, let us start with our next topic, that is financial planning. So, what is financial planning? जब आप ये वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में दो वर्ड्स स्ट्राइक हो जाने चाहिए एकदम से. वो क्या है दो वर्ड्स? फाइनेंस एंड प्लान. यस, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे ये चीज़ें शेयर की हैं कि जब भी कोई टॉपिक आप सुनते हैं उसके बारे में सबसे पहले अपने माइंड में आइडिया ज़रूर लेकर आइए कि इसका मीनिंग होगा क्या. ठीक है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं. राइट, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैम्स. तो फाइनेंस प्लस प्लान, इन दो वर्ड से बना है फाइनेंशियल प्लानिंग. अब फाइनेंस का मतलब भी आपको अब तक पता है, प्लान का मतलब भी पता है. तो फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या होता है, इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे. अभी ये चीज आपने नहीं देखनी, ये आपको अभी मैं जो एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी वो सुनने के बाद एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही लिख लेंगे आप. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. राइट, और आपके प्रिंसिपल आपको बोलते हैं कि आप मुझे एक ना स्टेटमेंट बनाकर दीजिए जिसमें कि आप लिखोगे कि आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ पे उन फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे, एक पेन लेंगे और लिखकर उनको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, कि हमें डेकोरेशन पे इतने फंड्स चाहिए, हमें केटरिंग पे इतने फंड्स चाहिए. देन अगर आपने कोई बुकेज लेने हैं, कोई गेस्ट को इनवाइट करना है, उस पर कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए आपको इतने फंड्स चाहिए. ठीक है, जब आप ये एक स्टेटमेंट बनाकर देंगे वो क्या होगा, फाइनेंशियल प्लान ही तो होगा. उस स्टेटमेंट में आपने लिखा होगा कि आपको कितने फंड्स चाहिए और किस किस चीज के लिए चाहिए. यही काम तो बिजनेस करता है. बिजनेस एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें कि वो एस्टिमेशन लिखता है. एस्टिमेट ही दे सकते हो ना आप, अगर आप अपने प्रिंसिपल सर को लिख कर दे रहे हो कि हमें डेकोरेशन के लिए 3000 रुपीज चाहिए, तो इट डजंट मीन कि 3000 ही लगेगा. वो 3000 का 3500 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है. एक एस्टिमेशन होता है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पोजिशन. अब आप कैपिटल की अमाउंट बताते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ पे यूज होगा. ठीक है, then amount of funds will depend on asset requirement of the business. Now अब कितने फंड्स चाहिए किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी एसेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है. आई होप जो हमने एग्जांपल लिया उसके साथ आपको समझ आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ फंड रिक्वायरमेंट. ठीक है, टाइम को जरूर ध्यान में रखना, बिकॉज टाइम वंस गॉन कैन नॉट कम बैक. ये हम बार बार सुनते हैं. हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना, टाइम मत वेस्ट करो, दोबारा नहीं आएगा, टाइम मत वेस्ट करो. इन द सेम वे बिजनेस को भी टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. यहाँ पे हम किस टाइम की बात करें कि आपने जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं कब चाहिए आपको, वो टाइम देखना है, वो केयरफुली एनालाइज करना है. ऐसा क्यों? से फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इवेंट कराना है. से फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि 2 साल बाद एक इवेंट कराएंगे, तो क्या 2 साल के बाद जो मुझे पैसा चाहिए आज ही पब्लिक से लेकर रख लूँ या आज ही मैं किसी से लेकर रख लूँ, सो दैट उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा. ये भी तो है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा मुझे, तो आज इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगी, तो ऐसे तो मुझे लगता है बिजनेस हमेशा लॉसेस में ही जाएगा. तो आपने ये जरूर देखना है कि टाइम, किस टाइम पे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज शुड बी केयरफुली डन. यस, जो सिक्योरिटीज की सिलेक्शन है वो केयरफुली होनी चाहिए. ऐसा क्यों? हमने अपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस में ये चीज पढ़ी है कि जो सिक्योरिटी की मिक्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए. कितना डेट चाहिए, कितना इक्विटी है, ये क्या है, प्लानिंग ही तो है. हमने जितने अपने डिसीजंस किए वो क्या थी, वो प्लानिंग ही तो थी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सा सोर्स, ये तो आपने डिसीजंस में किया है कि कौन सा सोर्स चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट अमाउंट, कितनी अमाउंट चाहिए हमें. क्यों ऐसा मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे फिलहाल जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सिर्फ 20 लाख रुपीज चाहिए.
लेकिन मैंने ले लिए हैं 30 लाख रुपीस। उस 10 लाख का क्या मतलब है, क्या मतलब है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देने का जो कि वो यूटिलाइज ही नहीं होगा। तो एक बिजनेसमैन को ये चीज बहुत सोच के चलना पड़ता है कि मुझे एक्चुअली में कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये इंश्योर करता है कि हमें जब भी फंड्स चाहिए ना हमें मिल जाए। ये कब होता है पॉसिबल, जब हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है। हमारे पेरेंट्स ने भी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है ना, कि अच्छा इतने सालों के बाद मेरा जो बच्चा है वो इतने इयर्स का हो जाएगा, उसको मैं ये एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, इस एजुकेशन के लिए मुझे इतना एटलीस्ट इतना फंड्स तो रिक्वायर्ड है, कि एस्टिमेट लगाकर रख लेते हैं। ओके अब स्टडी हो गई है, अब मुझे इसके फंड्स की फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी करनी है। ओके मैं एक एलआईसी करवा लेता हूँ, एक एफडी बनवा लेता हूँ। ऐसे कि हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि ओके अब इसके बाद मैनेज करनी है मुझे अपने बच्चे की। तो दिस इज द वे पेरेंट्स आर एक्चुअली प्लानिंग। तो इसी तरह से बिजनेस को भी प्लान करना पड़ता है, किस चीज के लिए, बेसिकली दो पर्पस होते हैं। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने के बारे में सोचे, ठीक है, उसकी प्लानिंग करें। मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस इसकी भी हो सकती है, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अवॉइड अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था कि अननेसेसरली हमने फंड्स को रेज नहीं करना। ठीक है मुझे 20 लाख चाहिए, 30 लाख रेज कर लेता हूँ, ये कोई भाई पानी थोड़ी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जितने फंड्स चाहिए उतने ही रेज करने हैं, फालतू में रेज करने का कोई फायदा ही नहीं है। कहा जाता है कि एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज हैविंग इनएडिक्वेट फंड्स। इनएडिक्वेट मतलब हमारे पास प्रॉपर फंड्स नहीं है। ठीक है, जितना बुरा तब होता है ना कि जब हमारे पास फंड्स नहीं होते, उतना ही बुरा तब होता है जब हम एक्सेस फंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कब होती है, अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग इज व्हेन वी आर पुटिंग आवर सरप्लस मनी, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस फंड्स टू बेस्ट पॉसिबल यूज। अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं उसको मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करूं, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूं। ठीक है, एक ये भी पार्ट भी तो आता है, अपार्ट फ्रॉम रेजिंग द फंड्स हम अपने फंड्स को बचाकर भी तो रखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं। तो अपने जो सरप्लस मनी है उसको बेस्ट पॉसिबल यूज में लेकर आना, उसको ही गुड फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, we will continue these objectives in our next video, so keep watching and subscribing. Thank you.